अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बेहद हंगामा मच गया और इतना हंगामा कि राज्यपाल महोदया को अपना अभिभाषण पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन लिखित भाषण किसी तरह भारी शोर शराबे के बीच गवर्नर ने अपना अभिभाषण सदन के भीतर पढ़ा। लेकिन जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच बैठकें हो चुकी थी, उसके बावजूद अभिभाषण में इतना हंगामा क्यों हुआ, इस मसले को लेकर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि क्या पूरा बजट सत्र इसी तरह हंगामे की बुनियाद पर रहेगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर वाकई में कुछ संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य भी विधानसभा के भीतर होंगे। आज की चर्चा का प्रमुख विषय यही है। बहनों भाइयों, आज जब गवर्नर अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए विधानसभा में पहुंची और दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का जब उन्होंने अभिभाषण शुरू किया तो उम्मीद के विपरीत विपक्ष ने भयानक शोर शराबा किया, बड़ा हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक सब बेल में आ गए और पूरे वक्त तक जब तक राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा, भारी हंगामा सदन के भीतर हुआ। वैसे सामान्य तौर पर यह परंपरा भी रही है कि इस तरह से विपक्ष रिएक्ट करता है, लेकिन आज का रिएक्शन कुछ ज़्यादा था। उसका कारण यह है कि विपक्ष के पास विधायकों की संख्या पहले के मुकाबले कहीं अधिक है विधानसभा के भीतर। तो इस बार विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरुआत कर दी। विपक्ष तख्तियां लेकर आया हुआ था, नारे लेकर आए हुए थे, कपड़े भी इस प्रकार के पहने हुए थे कि उस पर नारे लिखे हुए थे और भारी शोर शराबा हुआ। पर एक अच्छी बात यह थी कि किसी ने कागज़ का गोला बना के नहीं फेंका, किसी ने कुछ और भी चीज़ें गवर्नर की तरफ नहीं फेंकी, लेकिन प्रोटेस्ट बेल के भीतर अपोजिशन के एमएलएज ने किया। अब मसला इस बात का आता है कि प्रोटेस्ट का कारण क्या था और सत्ता पक्ष ने जब इसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी तो क्या ये सब विषयों पर चर्चा हुई थी, और अगर हुई थी, सहमति बनी थी, तो फिर सदन में हंगामा क्यों हुआ, और क्या बाकी बचा सत्र भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बाहें चढ़ा ली गई हैं, इधर से भी उधर से भी। यानी कंस्ट्रक्टिव कुछ होने की उम्मीद हालांकि कायम है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, ऐसी बहस हो, ऐसे लेजिस्लेचर पास होने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए और ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए जिससे समाज का हित हो। जन कल्याणकारी और परोपकारी भावना जिसके तहत सरकारों का गठन होता है, वो अपना काम भी सुचारू रूप से करें और विपक्ष को जिस निगरानी की जिम्मेदारी जनता ने दी है वो अपनी निगरानी का भी काम करें। लेकिन सदन को सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा देना, जब जनता के टैक्स से इस तरह सदन चल रही हो, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा हो, तो इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। और सदन चलाना ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की उसके बाद। तो दोनों पक्षों को बैठकर इस बारे में चर्चा करने की भी आवश्यकता थी और इस पर बात करने की भी। सामान्य तौर पर अपोजिशन गवर्नर के अभिभाषण का प्रबल विरोध करता है। यह उत्तर प्रदेश की एक स्थापित सी परंपरा हो गई है, पिछले 15-17 सालों से मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस परंपरा को तोड़ा जाए और बैठकर पहले चर्चा कर ली जाए? दरअसल राज्यपाल जो कुछ भी अभिभाषण पढ़ते या पढ़ती हैं वो सरकार द्वारा लिखित दिया होता है, यानी सरकार का होता है, रूलिंग पार्टी जो होती है उसका एजेंडा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इसका खुला विरोध करता है। गवर्नर भले ही बीजेपी द्वारा अपॉइंट रहे हों, लेकिन 2012 से 17 तक, जब तक अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, गवर्नर उनका ही एजेंडा पढ़ते थे और तब बीजेपी प्रबल विरोध करती थी। आज भी कमोबेश स्थिति वही है। तो क्या हम सदन का इस्तेमाल सार्थक चर्चाओं के लिए कर सकते हैं और क्या इसका किया जाना चाहिए? विशेष तौर पर मेरी चिंता का विषय इसलिए है और मैंने डिबेट इसलिए आयोजित की है कि हम बजट सत्र की तरफ बढ़ चुके हैं। 28 तारीख को बजट पेश होना है उत्तर प्रदेश का। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर हम अधिक ध्यान दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा मद अलॉट किए जा सकते हैं। लिहाजा इस पर बहुत ही खुले मन के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जनता ने उनको किस लिए चुना है। क्या सिर्फ मनमाना करने के लिए यानी सत्ता पक्ष, और क्या सिर्फ विरोध करने के लिए यानी विपक्ष।
लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को आत्मसंयम करने की बहुत ज़रूरत है और दोनों को जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि दिखाने और लगने की ज़रूरत है। कुछ बयान सुनिए आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। विरोध हो रहा है, कोई पार्टी हो जो विपक्ष में, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा, कोई भी पक्ष में हो, ये हमारे हिसाब से हमारा जो अपना व्यक्तिगत राय है, हमने उसको करके दिखाया कि भाई अच्छा काम नहीं है। तो तमाम वो सारी चीज़ें उसमें महामहिम जी के अभिभाषण में नहीं सम्मिलित है, जिसको हम लोग संशोधन में अभी प्रस्तावित कर रहे हैं। पर जिस तरह से चुनाव के बाद लगातार सरकार अपनी घोषणाओं को लेकर के असफल और विफल नजर आई, लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, जिस तरह से भी राशन कार्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा सामने आया, जो मैं मानती हूं कि गरीबों के साथ सबसे बड़ा उपहास किया है सरकार ने। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी हैं, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक और अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। थोड़ी देर में ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चर्चा में जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और गुलाम मोहम्मद जी को मैंने आमंत्रित किया है, विधानमंडल दल के आरएलडी के नेता हैं। और संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये सत्ता पक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि सदन का संचालन सुचारू रूप से और निरंतर चलता रहे, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो नज़ारा दिखा, उससे लगता नहीं कि आपकी कोई दिलचस्पी रही है कि सदन सुचारू रूप से चले। नहीं ब्रजेश जी, इसकी जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष पर डाल देना ठीक नहीं है। पहले भी बैठक हुई और उसमें सब चीजें तय हुई, और उसके बाद जिस तरह से आज ये विरोध हुआ, मुझे लगता है कि ये भी सोचा समझा था और कोई सत्ता पक्ष ने उकसावा नहीं किया ऐसा कि इस तरह का विरोध किया जाए। मुझे लगता है सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलके है। जनता ने चुनकर जिन्हें भेजा है उनकी अपनी जिम्मेदारी है। बजट सत्र है तो बजट में किस विभाग को क्या मिलना है, किस मद में क्या एलोकेशन होना है, इस पर ये चर्चा परिचर्चा होनी है इस सत्र में। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे सदन में दोनों पक्ष मिलकर इस बजट सत्र को सफल बनाएंगे। जनता के जो आकांक्षाओं से भेजा है उन्होंने सदन में, उन आकांक्षाओं के मानक पर हमारे विधायक खरे उतरेंगे। तो जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, बिजनेस एजेंडा डिस्कस हुआ था, तब आप लोगों ने चर्चा नहीं की थी? नहीं, बिल्कुल चर्चा तो देखिए ये होती है, सर्वदलीय बैठक का मतलब यही है। और सर्वदलीय बैठक उसके बाद आप पब्लिक डोमेन में भी गई, आप मीडिया के द्वारा, और उसमें हुआ कि अच्छा दोनों पक्षों के बीच में ठीक से बात हुई। लेकिन मेरा लगता है कि एक ऐसा वो बन गया है कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करेंगे और उससे हमें सुर्खियां मिलेंगी। मुझे लगता है कि हो सकता है आज ये पहला दिन हो और इस तरह की सुर्खियां बटोरने के बाद विपक्ष कंधे से कंधा मिला के सदन को आगे चलने दे और जो एजेंडा है, जो बिजनेस है इस बजट सत्र का, उसे सहूलियत से चलाने में हम लोगों को मदद मिले। तो आपको चाहिए था कि आज फिर बैठते विपक्ष के साथ और सत्ता पक्ष डिस्कस करता कि भाई आपने अभिभाषण का विरोध क्यों किया, आप इसमें संशोधन क्यों चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में बजट सत्र तो सुचारू रूप से चले, या ये झंझट होता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि आज के बाद ये आगे नहीं दिखेगा। विपक्ष का जो काम है कानूनन संवैधानिक विधानसभा के नियमों के तहत, वो विपक्ष ने अपना संशोधन पेश किया है। लेकिन बजट सत्र मुझे लगता है कि बिल्कुल आराम से चलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास का जो बजट है उसको शांतिपूर्ण इस बजट सत्र को निकलेगा। तो आप विपक्ष के साथ इस मसले पर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं? देखिए, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष, लोकतंत्र में दो पहिए की साइकिल है, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष, और दोनों लोग सुचारू रूप से चलेंगे तो मुझे लगता है ये सत्र बेहतर गुजरेगा
और जनता ने जिस आकांक्षाओं से विधायकों को चुनकर भेजा है, उन आकांक्षाओं के मानकों पर ये विधायक खरे उतरेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानमंडल दल में और विधायक मनोज पांडे मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज गवर्नर जब अभिभाषण कर रही थी तो आप लोगों को क्या हो गया कि सारे लोग बेल में कूद गए? इतना बवाल क्यों? हमें कुछ नहीं हो गया ब्रिजेश भाई। दिक्कत तो आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही विद्युत के उपभोक्ताओं का, गरीब उपभोक्ताओं का 50% बिल हम माफ कर देंगे, आज वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके विद्युत बिल माफ करने को छोड़ दीजिए, 4,000 की जगह 40,000 और 500 की जगह आज उन्हें 5,000 रुपए का बिल भेजा गया है। जिस सरकार ने ये वादा किया हो कि हम गरीबों को अनाज देंगे फ्री में, आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों को जिनको अनाज दिया गया था आज उनसे वसूली की जा रही है। आज हमें तकलीफ ये है। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलते रहें प्लीज। जी। आज हमें दिक्कत ये है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा है और लगातार नौजवान, बेरोजगार नौजवान आज बेरोजगारी का जो दर्द नहीं झेल पा रहे, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए जो भी गेहूं के क्रय केंद्र खोले गए वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए और केवल अभी तक 11% गेहूं की खरीद हो पाई है। आज प्रदेश में जो आज एक बड़ा संकट है जी। और फिर महामहिम राज्यपाल जी का जो आज भाषण हुआ है वो सत्य से परे है। तो लोकतंत्र में अगर जो हमारा मंदिर है लोकतंत्र का, वो विधानसभा है, अगर वहां झूठा भाषण पढ़ा जाएगा तो हम लोकतंत्र। पर राज्यपाल का मैं आज अभिभाषण पूरा पढ़ रहा था, 46 पेज का अभिभाषण आया मेरे पास जो लिखित, मैंने पढ़ा उसको आज परिचर्चा में आने से पहले। उन्होंने तो बहुत ही शानदार बताया कि एवरीथिंग इज फाइन, बहुत ही शानदार है, कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सभी विषयों पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा गवर्नर ने आज आप लोग के समक्ष पढ़ा। आदरणीय ब्रजेश जी, ये सही है कि बहुत लंबा भाषण आज महामहिम राज्यपाल महोदया ने पढ़ा है, लेकिन हमें तो दुख है कि हम लोग तो नारे लगा के विरोध कर रहे थे, लेकिन इतना उबाऊ और झूठा भाषण था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 दर्जन विधायक सो रहे थे। उन्होंने भाषण सुनना भी जो है गिनती किसने की कि 3 दर्जन थे या 2 दर्जन? नहीं, 3 दर्जन। अच्छा, तो अब ये बताओ, मुद्दे की बात पे लौटते हैं कि सत्र चलेगा ठीक से या नहीं? देखिए, हम विपक्ष पूरी तरीके से सत्र को अच्छे से चलाने में सहयोग करेगा और हम चलाना चाहते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, 1994 से लेके आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश में इतना छोटा बजट सेशन नहीं आया। बजट सेशन जो है, जो सबसे छोटे आकार का आया, वो 19 दिन का आया है। 2012 में इसी बजट सेशन को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 42 दिन चलाया। 13 में अगर आप देखें तो हमने 28 दिन चलाया। 14 में आप देखें तो हमने 31 दिन चलाया। लेकिन आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जब उत्तर प्रदेश एक देश का बड़ा राज्य है, आज यहाँ बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, बताइए कैसे संभव हो पाएगा कि 3 दिन में इन बजट पर सारे पे चर्चा हो जाएगी, जबकि इन महत्वपूर्ण विभागों पे आधा दिन, कम से कम आधा तो दिन योगी जी ने आज स्टेटमेंट दिया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रभावी बहस के साथ बजट पास हो, ये स्पेसिफिक लाइन है। नहीं, तो प्रभावी बहस के लिए आदरणीय ब्रिजेश जी, उसके लिए समय देना होगा। कट मोशन आएगा बजट पर, कट मोशन लाया जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। ये परंपरा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर बजट सत्र को छोटा रखा गया है? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सामने दिखाई दे रहा है। जो कार्य मंत्रणा में आज कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें 31 मई तक का समय दिया गया है। तो जब बिजनेस एजेंडा डिस्कस हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने प्रतिरोध किया जी? जब बिजनेस एजेंडा तय हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने इस प्रतिरोध किया? कितने मैंने आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को नियम 300 के औचित्य के प्रश्न पर मैंने आज ये प्रश्न डाला है और कल मैं इस पर बोलूंगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुलाम मोहम्मद जी को आमंत्रित करता हूं, आरएलडी के
विधानमंडल दल के नेता। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मोहम्मद जी। थोड़ा आप ये लोग टीवी पे कम आते हैं पर आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज उपस्थित हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्यों विरोध किया सदन के भीतर? आप मतलब आपके विधायकों ने? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत वाले लोग हैं, हम लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब की विरासत वाले लोग हैं। हमारे एक किसान की राजनीति, झूठा बजट, एक कहना चाहिए बाजीगरी की गई है आंकड़ों की, और उसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। पर अभी तो बजट आया नहीं, तो अभी कहाँ से आंकड़े आ जाएंगे? ऐसा वो पढ़ चुका है, ये मेरे पास में बजट की रखी हुई है, बाकायदा कॉपी रखी हुई है जी। मेरे क्षेत्र में एक मिल पड़ती है हिंदुस्तान बजाज वालों की। नवंबर में 21 नवंबर में मिल शुरू हुआ और अब तक कुल दिसंबर तक का पेमेंट, दिसंबर में भी मेरे ख्याल में मिड दिसंबर तक का पेमेंट हो पाया पिछले साल का। अगले साल का तो कोई मसला ही नहीं है। और ये ढंढोरा पीट रहे हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया। अब किसानों को नहीं सुनोगे, उनका पेमेंट नहीं दोगे, वहाँ के मजदूर और मेहनत कश की नहीं सुनोगे, तो इस तरह से तो माइनॉरिटी के बारे में 3.5 लाइन है कुल। आप देख लीजिए, माइनॉरिटी इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में, इस प्रदेश में, 3.5 लाइन में निपटा दिया कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी इनका संकल्प है उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप गवर्नर के अभिभाषण से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल उसमें संशोधन चाहते हैं? बाजीगरी है, कुछ भी नहीं है, जन कल्याण के लिए बजट नहीं है और सर्वहारा के उत्थान के लिए बजट नहीं है। इस बजट को हम कटमोशन के जरिए से और अपने जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और एक मसला उठाया मनोज पांडे जी ने जी कि इस बार बजट सत्र सबसे छोटा है। बिलाशुबा आप सहमत हैं? नहीं, देखिए इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी समस्याएं हैं। हम कहीं गन्ने की खेती हो रही है, कहीं धान की खेती हो रही है, कहीं दूसरे तरह के लोग हैं, कहीं मतलब उस तरह से एक डाइवर्सिटी है और उसको हम घेर घोट करके 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बजट को ख़त्म कर दें, ये तमाशा है लोकतंत्र के लिए। इसमें लोगों को बातें आनी चाहिए, एक अच्छे सजेशंस लोगों के आने चाहिए। दोनों तरफ के तेवरों से मुझे तो नहीं लगता कि सुचारू रूप से चल पाएगा। नहीं, चलना चाहिए, हम भी चाहते हैं चले, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होनी चाहिए, सत्यता पर आओ। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपके मित्र को भी मैंने बुला रखा है, हीरो वाजपेयी को। अब आप मुझे इस बात बताइए कि इस बार बताया जा रहा है कि बजट सत्र काफ़ी छोटा है, और आज अभिभाषण के दौरान क्या हुआ सबने देखा, लोग टेलीविज़न देख रहे थे। जब तक गवर्नर बोलती रही तब तक नारेबाजी भी चलती रही। अभिभाषण को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं। क्या आपको लगता है कि बजट सत्र ठीक से चल पाएगा? ब्रजेश भाई, 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज, अगर हीरो वाजपेयी जैसा सदन का नेता हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। 2-4 डिबेट आपने उनके साथ और कर ली तो उनकी नौकरी को आप मुश्किल में डालेंगे। अब सर बीच में मेरा आप बोले। तो अगर ये सदन के नेता होते तो ये बजट सत्र भी बड़ा होता, आज अभिभाषण पे विरोध भी नहीं होता। आज जो परंपराएं विपक्ष निभा रहा है, कर रहा है, इसकी जनक तो भारतीय जनता पार्टी है। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी पाप कह रही है, उस पाप के जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। विरोध करना सदन के अंदर लोकतंत्र की एक परंपरा है। ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली का भाषण है सदन के अंदर, ये हमारा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रदेश की असेंबली 403 की हो, उस पर आप 3 दिन का अगर बजट का सत्र रखेंगे तो यह लोकतंत्र का भोंडा मजाक है। और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई के पीछे हीरो वाजपेयी साहब की पार्टी, योगी जी की पार्टी छुप जाती है। जैसे कोई भी कीड़ा खाकर के छिपकली जो है वो नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती, वो स्थिति इन लोगों अच्छा, देखो चुनती भी नेहरू जी को है। हाँ, नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाते हैं। भाई सारी चीजें कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो ये मसला इन लोगों का ये रहता है जाकर के। मेरा यहां पर 3-4 चीजें, आप अभिभाषण को उठाइए। अभिभाषण में अगर इन्होंने 3-4 चीजों की बात कही हो तो बता दीजिए। नंबर 1, गरीबों को राशन कार्ड में अपात्र बनाने का कौन सा तरीका है? जब पहले तो कहा राशन लो, वोट दो, उसके बाद अब कहा वोट दे दिया, अब राशन कार्ड वापस करो। आप ही ने कार्ड बनवाए थे, आप ही ने किसानों को सम्मान निधि दी थी,
आज डुगडुगी पिटा करके उनका आप जिले जिले गांव गांव जिन लोगों ने राशन लिया है, जिन लोगों ने सम्मान निधि ली है, उनकी बेइज्जती उनके गांव में कर रहे हो। अगर इस पर कोई एक शब्द हो इस अभिभाषण में, कल तो मैं पढ़ रहा था कुछ मॉडिफिकेशन फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने किया है सर। उन्होंने ये कहा है कि साहब ये चीजें तो पहले से लागू हैं 2012 से। ओके, ठीक, उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2012 से जब लागू थी तो किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, योगी जी ने या मोदी जी ने, किसने अपात्रों के राशन कार्ड बनवाए। इस पर कोई प्रश्न नहीं हो रहा है। कहते ना, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मोदी जी और योगी जी ने जिन्होंने राशन कार्ड बनवाए हैं, मोदी जी और योगी जी ने जिन्होंने किसान सम्मान निधि के पात्र लोगों का क्या नाम चयन किया है, कहीं कांग्रेस ने तो किया नहीं। उसके बाद उन लोगों को डुगडुगे पिटवा करके आत्महत्या के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। आज की डेट में उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कोई नहीं बोलने वाला। 16-16 करोड़ रुपए की दवाई, ब्रजेश पाठक जैसा एक कर्मठ मंत्री है इनके यहां अकेला, वो 16 करोड़ की दवाई सिद्धार्थनाथ सिंह की एक्सपायरी डेट की पकड़ रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह के जमाने की 16 करोड़ रुपए की एक्सपायरी। इस आदमी को तो क्रिमिनल ऑफेंस चलना चाहिए सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के मंत्री ने पकड़ी 16 करोड़ की दवाई। अरे वो कब क्या थे स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद जयप्रताप सिंह थे। नहीं तो जयप्रताप को भी आपके जानने वाले। अरे जयप्रताप भी और सिद्धार्थनाथ सिंह भी, अच्छा। इन दोनों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि 16 करोड़ के क्रिमिनल दवाइयां, और हजारों और लाखों लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरे हैं, उस ड्यूरेशन में दवाइयां एक्सपायर हुई हैं। ब्रजेश भाई, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर एक शब्द हो बजट के अभिभाषण में तो हमें आप बता दीजिए। अगर बजट के अभिभाषण में अब आप ये बताओ कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी, नहीं आप लोग सहयोग करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। सदन की कार्रवाई का प्राथमिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। मैं फिर से कहता हूं कि संवादपूर्ण तरीका जो हीरो वाजपेयी का है, अगर योगी आदित्यनाथ जी का हो तो सदन की कार्रवाई। दो विधायक हैं, क्या कर लोगे जी? 2 विधायक हैं, क्या कर लोगे? हम तो देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास एक वोट भी होगा, एक विधायक भी होगा, तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। क्योंकि लोकतंत्र की जो ताकत है, जो आदमी की, रिक्शे वाले की वोट की ताकत है, वही प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत। ऑलराइट, मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने पहले ही कहा था कि यह सदन में विपक्ष मजबूत हुआ है तो बवाल होगा, तो वो सिलसिला शुरू हो गया है। अब आप किस दृष्टिकोण से देखते हो कि ये बजट सत्र ठीक ठाक जा पाएगा या फिर ये झंझट और आमना सामना बढ़ेगा? जो मनोज पांडे के तेवर हैं और जो बातें अभी हीरो वाजपेयी ने बताई हैं, और गुलाम मोहम्मद साहब भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी अपने इरादे बता दिए हैं। तीनों की बातचीत में मुझे कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं दिखा। मुझे कोई कॉमन पॉइंट दिखा नहीं। आज जिस तरह से विरोध हुआ वो पूरी तरह से सुनियोजित था, पूरी तैयारी करके आए थे वो नारे हाँ, और उन्होंने मर्यादा भी बरकरार रखी। विरोध करना देखिए विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सदन चलाने की निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की है जी। और आज जो विरोध हुआ, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आज वो सब्र कर लेते, चूंकि अभी चर्चा होगी, तो ये विरोध शायद ये उस समय करते तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि आज जो है वो, आज विरोध तो उन्होंने किया, लेकिन किन मुद्दों पे उनका विरोध है वो बात जनता को नहीं पता चली। तो अगर अभिभाषण के बाद चर्चा करते तो ज्यादा सार्थक होता। तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं पिछले बार की तरह विपक्ष नहीं है, एक मजबूत विपक्ष है आपके सामने, आप हमको हल्के में मत लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट तैयार करती है, राज्यपाल तो है, तो उसमें उनका कोई रोल होता नहीं है। तो सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? पढ़ देते हैं, दोनों की है या फिर सरकार की है? सदन चलाना तो जिम्मेवारी दोनों की है, ज्यादा सत्ता पक्ष की है। विपक्ष तो विरोध करेगा ना ब्रजेश जी, विपक्ष का तो काम है, उसको उसी रोल के लिए बिठाया गया है। उसको तो रोज इनको जो है सत्ता को रोज आईना दिखाना है, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहां गलत हो। बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो विपक्ष तो कार्य अंग है इनका, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बातचीत से सदन चलाएं तो ज्यादा बेहतर हो। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सार्थक बातों की तरफ सदन को मोड़ा जा सकता है। नहीं, मैंने तो इस बातचीत के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया
जो पॉइंट रेज किया मनोज पांडे जी ने, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का बजट है, इस पर चर्चा के लिए वक्त होना चाहिए, लेकिन बजट सत्र सिर्फ 3 दिन का है, या 28 तारीख को जब से पेश होगा। आपको मेरी आवाज़ आ पा रही? मुझे लगता है मैं आज का दिन तो हंगामे में चला गया। अब 2 दिनों में क्या चर्चा होगी, तो इसका बजट पे सार्थक, तो इसका अगर बजट पे सार्थक चर्चा करनी है तो सदन का समय बढ़ाना चाहिए। 3 दिनों में क्या चर्चा होगी? कोई चर्चा नहीं हो बजट पाएगी। पेश करेंगे, तो बजट पेश होगा और पास हो जाएगा, मतलब यूं गया और यूं आया टाइप होगा। इसका मतलब है कि आप एकदम जी जी ऑलराइट सर, बीरेन जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज तो आपने पूरी कार्रवाई स्वयं अपनी आंख से देखी। अचानक इतना विरोध का वजह, और दूसरा बजट सत्र का छोटा होना, और बजट को लेकर सरकार की तैयारियां, आपके कमेंट्स। देखिए, इस बार विपक्ष बड़ा है। जो बीजेपी की योगी पार्ट 1 था उसमें विपक्ष छोटा था। इस बार विपक्ष की संख्या 125 से ज़्यादा है, तो वो स्वाभाविक है कि वो एक उपस्थिति बड़ी हो जाती है, वो हंगामा भी करेंगे तो दिखेगा, और हंगामा बड़ा होगा, शोर शराबा होगा। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इन सब मुद्दों पर सदन में शोर नहीं करेगा, बात नहीं उठाएगा, तो फिर इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े मौके जो चर्चा के आते हैं वो निकल जाएंगे। हालांकि आप और हम सब जानते हैं कि ये जो विधानसभा के सत्र आते हैं, इसमें 80% काम सरकार अपना करती है, अपने सरकारी कामकाज निपटाती है। सदन बना है बहस के लिए, लेकिन वहाँ पर 20% ही बहस हो पाती है जनता के मुद्दों पर। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 5-5 मर्डर हो गए, 3-3 मर्डर हुए, कानून व्यवस्था कई जगह पर सवालिया निशान लगती हैं। तो अगर सदन चलेगा तो वहाँ पर इस पर बहस होगी, खुलासा सही हुआ कि गलत हुआ इस पर भी बहस होगी, दोनों पक्षों की बातें आएंगी। बेरोजगार हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, बिजली के, बेरोजगारी के, तमाम सारे बातों पर लोग अपनी बात, विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि सदन ज़्यादा चलता नहीं। ये जरूर है ब्रजेश जी कि जब से देश आज़ाद हुआ, ये राज्यपाल के अभिभाषण पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए। कोई उनके ऊपर कागज़ का गोला फेंक दे, कोई पर्चा फाड़ दे, कोई बैनर लहरा दे। हम अब आज़ाद हुए 75 साल हो गए। राज्यपाल का सम्मान सदन में होना चाहिए, क्योंकि वो साल में एक बार आती हैं, और उसमें अगर विधायक उनको सम्मान दें तो इससे लोकतंत्र शायद और मजबूत हो। आज आपने देखा कि राज्यपाल को जिस तरह से पढ़ा उन्होंने, सिर्फ एक औपचारिकता निभाई। अब दूसरी बात और आती है कि आज आजम खां आए सदन में और शपथ लिए चले गए, बेटे को छोड़ गए, वो सदन में बैठे रहे। लेकिन आजम खां आएंगे कि नहीं आएंगे, अब इस पर सबकी निगाह है। हालांकि वो कल आएंगे सदन में, वो सदन में कल कार्रवाई में भाग लेंगे। अब बजट सत्र छोटा है, बड़ा है, चर्चा होगी नहीं, लेकिन आज चर्चा उससे ज़्यादा आजम खां की है। कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो हाल आज के तारीख में विधानसभा पे आजम खां पे लगी हुई है जी। उनकी अखिलेश से कितनी रुसवाई है, वो फौरी है या अस्थाई है, वो सपा में रहेंगे या गुमनाम की तरह रहेंगे, अकेले रहेंगे, इन सब चीज़ों पर कयास लग रहे हैं। लेकिन आजम खां ने जो इसने विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज दिखाया, सतीश महाना के लिए, उस पर गौर करना चाहिए। आजम खां उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो शायद ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो वैचारिक नेता हैं, शब्दों के जादूगर हैं, जवाब और उदाहरण देने में माहिर हैं, संसदीय इतिहास के अच्छे जानकार हैं, जिसका लाभ वो पार्टी को दे सकते थे।
लेकिन शायद अब सदन में वो सरकार से इतना लोहा ना लेंगे, क्योंकि पिछले 27 महीने में गोमती में पानी बहुत बह चुका है जी, और किसमें कितनी धार बची है ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे। एक और नाम पर चर्चा आज होनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर। हाँ मैं बुलाया हूँ, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। वो उन्होंने एक एयर कंडीशन वाला मामला छेड़ दिया है कि भाई एयर कंडीशन से बाहर निकलो। हालांकि आज गर्मी कम हुई, बरसात हो गई, मौसम अच्छा है, एयर कंडीशन ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी से क्या उनके रिश्ते तल्ख हो रहे हैं? क्या वो अलग होना चाहते हैं? क्या कोई उनकी डिमांड है, या वो समाजवादी नेता जो बात नहीं कह पाते वो इस समय कौन सी डिमांड हो सकती है? ब्रजेश जी, जब से संजय निषाद का परिवार राजनीति में काफी कुछ बटोर ले गया, उसके बाद से राजभर अपने आप को ठगा महसूस करते होंगे। राजभर देखते हैं कि संजय निषाद मंत्री है, बेटा सांसद है, खुद एमएलसी हो गए। अरे भाई ये तो चॉइस उनकी थी ना कि उन्होंने दूसरा पक्ष चुना चुनाव लड़ने को। अब इसमें वो ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं? पुरानी हो गई, 2 महीने कोई सौदा करने थोड़ी गए थे कि ठग लिए गए। अब देखिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, दर्द तो रहेगा। राजभर का परिवार, उनके बेटे बेटियों को अभी वो सम्मान, वो सदन में अभी जगह नहीं मिली है, तो हो सकता है कुछ उनके मन में हो, या वो हो सकता है कि जो बात सपा के लोग ना कह पाते हैं वो उनसे कहलवा दी लोगों ने। जी बीरेन जी, वैसे देखिए एक बात है, 31 मई तक का सदन चलने के पीछे तमाम सारी बातें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 जून को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले योगी सरकार सदन समाप्त करके बजट पास करा के सरकारी कामकाज निपटा के अपने नए लक्ष्य में जुटेगी जी। तो उसके पीछे यही लॉजिक है। जी बीरेन जी, बहरहाल विपक्ष बिखरा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में अभी आजम खां को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत आगे पीछे है। एक साहित्यकार ने इस पर लिखा है, सुनिएगा, और सियासत पर भी, कि वादों का निभाना बाकी है और उनको मनाना बाकी है, अपना भी समझाना बाकी है, उनका भी समझना बाकी है, और सबको पता है हम उनके हैं, बस उनको बताना बाकी है। और फूल कमल के खिल तो गए पर मुस्काना अभी बाकी है, और बातें तो हजारों तुमने कही पर अभी दिल में उतरना बाकी है। आप शेर पढ़ देते हो और सुरेंद्र राजपूत तनाव में आ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के इस मसले को लेकर प्रश्न पूछा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हुआ, लेकिन सपा और एसबीएसपी की रणनीति अलग थी, ऐसा क्यों? तो अखिलेश गुप्ता लिखते हैं कि एसपी और एसबीएसपी हैं तो एक ही, लेकिन ऐसा लगता है कि अलग रणनीति से वो सरकार को घेर रहे हैं। तो अंशुल कुमार लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि विपक्ष एकजुट होने के बजाय अपनी ढपली और अपना राग अलाप रहा है। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा महत्वपूर्ण मनोज पांडे जी ने उठाया, डिबेट में वो मौजूद हैं, कि बजट सत्र आपने बहुत छोटा रखा है, सिर्फ 3 दिन का। तो 3 दिन में उत्तर प्रदेश के बजट पर क्या चर्चा होगी? समय तो बढ़ाया जाना चाहिए, बात वाजिब है। नहीं, देखिए उन्होंने जो विषय रखा है और जो बात कही है कि अगर मुझे लगता है शांति से ये सत्र चलेगा तो वो जो बातें कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए पूरा अवसर मिलेगा। अब जो सत्र तय हो गया उसमें हीरो वाजपेयी प्रवक्ता के नाते ना तो बढ़ोतरी कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं, पर ये निवेदन जरूर कर सकते हैं कि अगर सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सत्र को सही तरह से 3 दिन में अपनी बातें रखना चाहता है तो समय जितना भी है उसको ठीक से यूज किया जा सकता है। इतना ही मैं कह सकता हूं प्रवक्ता होने के नाते। पर आप भी ये महसूस करते हैं कि समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, अब मुझे तो सदन का अनुभव अभी तक होने नहीं पाया, इसलिए मैं इस बारे में बहुत गहन टिप्पणी नहीं कर सकता। पर अगर लोगों को लगता है कि सही समय का यूटिलाइजेशन है, हमने बहुत सारे सत्र देखे कि
15-15, 20-20 दिन चले और हंगामे की भेंट चढ़ गए। तो कोई भी समय कम और ज्यादा नहीं है यदि हम सार्थक बहस करना चाहें। अगर सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा मन से प्रयास कर लें तो सदन का भी अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। जी ब्रजेश जी, मैं इसीलिए लगातार आपके चैनल पे अपनी उपस्थिति बनाए रखता हूं, कोई तो मेरा शुभचिंतक है। ओके, मनोज पांडे जी के पास चलूंगा, फिर मेरे साथ बस ओम प्रकाश राजभर होंगे, मैं उनसे भी उनसे विचार लूंगा। आज उनसे काफ़ी डिटेल बातचीत करनी है। मनोज पांडे जी, आपने जो डिमांड रखी उस डिमांड को तो फिलहाल सरकार कंसीडर नहीं करेगी, यानी बजट सत्र सिर्फ 3 दिन का ही रहेगा, 28 को पेश होगा और 2 दिन आपको चर्चा के बस। देखिए ब्रजेश भाई, सरकार कंसीडर करती है या नहीं करती है ये माने नहीं रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और मैंने कहा कि ये परिपाटी रही है। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, वो विपक्ष में थी। 28 दिन तक उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चला है। आप एक बड़े जो पत्रकार हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये आज जो है बजट नहीं रखा गया। अभी तो राज्यपाल जी का भाषण हुआ है, इस भाषण पर अंतिम भाषण नेता प्रतिपक्ष का 27 तारीख को है। 27 तारीख के बाद बजट आएगा। आप बता दें या कोई व्यक्ति बता दे, जो इतना बड़ा राज्य हो, बड़े बड़े विभाग हो, ये कैसे संभव है कि जिस जगह पे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, कृषि हो, ग्राम विकास हो, इतने बड़े बड़े विभागों में जिनमें आधा दिन की चर्चा की परिपाटी रही, और कम से कम ये आधा दिन मैं कह रहा हूं, उसे 1 दिन की चर्चा की परिपाटी रही है। आधे दिन की भी अगर चर्चा हम जोड़ें तो कम से कम विभागवार 1 हफ्ते से ज्यादा समय केवल विभागों की चर्चा पर लगेगा, कटमोशन आएगा। मेरा ये मानना है कि अगर इस सत्र का कोई मतलब नहीं है, सरकार एक तरफा केवल अगर बजट को पास कराना चाहती है तो हाउस के बुलाने का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा रहा है कि सरकार बजट रखती थी, विपक्ष के सुझावों को शामिल करती थी, उन्हें ठीक करती थी। लेकिन आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हमको तकलीफ है इस बात की। मैं कोई नया विधायक नहीं हूँ, मैं तो हीरो भाई को भी शुभकामनाएं दूंगा, अच्छे व्यक्तियों को भी विधानसभा में चुन के आए, लेकिन एक सदस्य के नाते अगर हम अपने यहाँ के लोक निर्माण विभाग पर नहीं बोल पाएंगे, इरिगेशन पर नहीं बोल पाएंगे, जल निगम की समस्याओं को नहीं बता पाएंगे, एग्रीकल्चर पर किसानों के संकट को नहीं बता पाएंगे, श्रम रोजगार में अगर हम नौजवानों की बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, आखिर वो हम यहाँ। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। मैं ओम प्रकाश राजभर को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी के नेता विधानमंडल भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। पहला प्रश्न है मेरे पास आपके लिए। थैंक यू भैया। आजकल समाजवादी पार्टी से कुछ अनबन चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं, ना कोई नाराजगी है ना कोई अनबन है। हम 2022 का जो रिजल्ट आया, हम लोगों ने जो मेहनत किया, मेहनत के हिसाब से हम लोगों को सफलता नहीं मिली। उस सफलता में हम लोगों ने जैसे 125 सीट जीती, हम 87 सीटें 200 से 1000 के बीच में हार गए। 165 सीटें हम 5000 और 200 के बीच में हारे हैं। तो हम जब धरातल पे घूम रहे हैं तो धरातल पे लोगों की राय ये बनी है कि आप लोग चुनाव के समय जो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के सवाल पे, आप लोग प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के सवाल पे, अन्ना पशु से निजात दिलाने के सवाल पे जो जनता के बीच में आपने बहस किया, तो जिनको आप लोग समझा पाए उन लोगों ने तो आपको वोट दिया। जो लोगों को नहीं समझा पाए हैं तो आप उनको 2024 में उनका वोट लेने के लिए आप लोगों को उनके बीच में जाना है। उनके बीच में जाएंगे तभी आपको वोट मिलेगा। ये धरातल पे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता या किसी पार्टी के जो गठबंधन के हैं, वो उनकी राय है। उस बात को लेके हमने काम शुरू आपने किया। एक तल्ख टिप्पणी की राजभर जी, मैं वो आपको तल्ख टिप्पणी सुनाना चाहता हूं। आपने कहा कि चुनाव जीतना है तो एसी कमरे से बाहर निकले अखिलेश यादव। तो कहा तो रहा हूं। वाई, ये तो डायरेक्ट आपने हिट किया ना उनके ऊपर।
भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप उठा के देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता कमरे में हश्र क्या हुआ, एक एमएलए बचा है। देश की सत्ता, प्रदेश की सत्ता जिसके हाथ में कांग्रेस के होती थी, कमरे में बैठे होने का नतीजा हुआ कि 2 एमएलए बचे हैं। तो कल अगर ओम प्रकाश राजभर कमरे में बैठे रहें, अखिलेश जी बैठे रहें, जैन जी बैठे रहें, तो कल ओम प्रकाश राजभर का भी एक एमएलए नहीं हो पाएगा। इस नाते जनता के बीच में जनता वोट देती है, जनता के बीच में हमको जाना पड़ेगा। हमको कमरे से वोट नहीं मिलना है, हमको गांव में जाकर के अपने जो विचार हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बिजली का बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज की बात हो, हमको जनता के बीच में जाके इसको बताना पड़ेगा। तब जाकर के 24 में बेहतर प्रदर्शन हम कर सकते हैं। 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। खाली फरमान जारी कर दे। पहला उदाहरण ये देख रहा हूं कि पहले चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव का नाम के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता था तो ओम प्रकाश राजभर मारपीट करने पर आमादा हो जाते थे, और आज ओम प्रकाश राजभर खुद उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं उनके हित के लिए बोल रहा हूं। उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से मिल के हमको कह रहे हैं कि आप हमारे नेता से कहो कि जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह अखिलेश जी भी निकल करके वो भी मेहनत करें। जब वो भी लोगों के बीच में जाकर के लोगों से मिलें, लोगों से चर्चा पर चर्चा करें, बैठक करें, उसी बात को हम कह रहे हैं। इस बात को अगर लोग नाराजगी जता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये विधानसभा चुनाव के पहले भी लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम अखिलेश जी के साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और लड़ा भी मिलकर। मैं कैसे मान लूं कि अब आपके बीच सहज रिश्ते हैं। मैं दूसरा उदाहरण आपके साथ सबूत के साथ प्रस्तुत करता हूं। आप जानते हैं मैं बिना एविडेंस बात नहीं करता। दूसरा एविडेंस है कि आज आपने गवर्नर के अभिभाषण का पे विरोध नहीं किया, बल्कि सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आए। क्यों? नहीं, देखिए, जब कार्यमंत्रणा की मीटिंग होती है तो मैंने कार्यमंत्रणा की मीटिंग में सभी लोगों की बात को सुना हूं। मैंने भी अपनी बात को रखा हूं कि चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सुभाषपा के लोग हों, चाहे आरएलडी के लोग हों, सब लोग वहां कहते हैं कि राज्यपाल महोदय का सम्मान होना चाहिए। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल तक राज्यपाल के अभिभाषण पर कागज के गोले फेंके जाते थे, लेकिन आज वो बंद हो गया। आपने देखा कि आज वो गोले नहीं चले कागज मैंने के। तो सराहना की इस बात। और राज्यपाल का आज राज्यपाल के अभिभाषण के समय ओम प्रकाश राजभर ने जो वहां जिस तरह का काम होना चाहिए, जब सारे विपक्ष के लोग, सभी लोग इस बात को कहते हैं कि राज्यपाल सर्वोपरि, उनका सम्मान होना चाहिए, तो फिर विरोध करने के लिए पर तो आज आप समाजवादी पार्टी की लाइन के अगेंस्ट थे, आप वो विरोध कर रहे थे और आपके सारे विधायक खामोशी से अपनी अपनी बेंच पर बैठे थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके और उनके बीच कुछ अनबन है। पेश कर रहा था कि मुझसे सीख लीजिए सब लोग, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने विपक्ष के लोग हैं, राज्यपाल का विरोध न करें। बाकी सभी मुद्दों पर आप समाजवादी पार्टी का साथ देंगे? 100% कल से देखिएगा, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा, आरएलडी सब लोग एक साथ मिलकर के एकदम कल हम लोग जंग में रहेंगे, मैदान में एक साथ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि दोपहर के बाद से लेकर अभी डिबेट में आने तक ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत हो गई है। किससे? किसी से भी हुई होगी, क्योंकि तेवर वहां कुछ और थे दोपहर में जब मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे थे, सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, और उसके बाद अब आपके तेवर एकदम बदले हुए हैं। नहीं, आपके वो मिले थे, का नाम है जी, हमारा तेवर हमेशा एक समान रहता है। हम अपने मुद्दे पर कायम रहते हैं, सही बात बोलते हैं और सच के सिवा हम कुछ नहीं कहते हैं। ओके, तो एमएलसी वाली बात फाइनल? एमएलसी किसके लिए? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास देखिए 6 एमएलए हैं। हम 6 एमएलए से न राज्यसभा बन सकते हैं, न एमएलसी बन सकते हैं। जी,
अच्छा, मनोज पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड में मनोज पांडे जी, लोकसभा चुनाव, आपके मित्र हैं मनोज पांडे, वो कुछ कहना चाहते हैं। पांडे जी, आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि ओम प्रकाश जी हमारे सहयोगी दल हैं, अलायंस में है और एक मजबूत नेता है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने जो कहा वो ठीक है, एक सुझाव व्यक्ति को देना चाहिए, लेकिन जहां तक देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश की मीडिया रोज दिखा रही है कि चुनाव के परिणाम आने के एक हफ्ते के बाद कभी झांसी, कभी उरई, कभी जालौन, कभी चंदौसी, कभी सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अन्याय हो रहा है 350-400 किलोमीटर प्रतिदिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंच रहे हैं और जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में किसान, गरीब, नौजवान और जहां अत्याचार होगा वहां समाजवादी ये आजम खां को आप लोग कब तक बर्दाश्त करिएगा पांडे जी? पांडे जी, आजम खां को आप कब तक बर्दाश्त करिएगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के वो कहीं ना कहीं, अरे शपथ ली, विधायक बने, आज सदन चल रही थी, हलो नहीं किया, वापस गाड़ी में बैठे रामपुर चले गए। आप मुख्य सचेतक हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप मुख्य सचेतक हैं। आप लोग ने ऐसा कहे, उन्होंने कल ही अपने बयान में कहा था रामपुर से उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। वो आज आए थे, हमारी मुलाकात हुई है, उनकी शपथ ग्रहण में मैं उनके साथ रहा हूं और ये सब मिथ्या और भ्रामक बातें हैं। ऑलराइट, गुलाम मोहम्मद जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम मोहम्मद जी, जिस प्रकार ये मसला उठा कि बजट सत्र की अवधि बहुत छोटी है, लेकिन सरकार की तरफ से भी लगता नहीं, क्योंकि 3 जून को वीरेंद्र जी बता रहे थे प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम लगा है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बजट सत्र में कोई बढ़ाने की कोई बात होगी। देखिए, तब आप लोग का क्या मूव होगा? देखिए, सत्ता पक्ष को ही फायदा होगा। अगर मैंने देखा कि एक एक पॉइंट पर बिल्कुल फर्जी जैसा लगता है, कुछ हुआ नहीं, कोविड का मामला हो, चाहे माइनॉरिटीज़ का मामला हो, चाहे और दूसरे किसान का मामला हो, तो इस पर अगर लोगों के सुझाव आए, एक सार्थक सुझाव आए, तो ये तो सरकार को फायदा होगा। लेकिन अब ये नहीं चाह रहे हैं तो मेजॉरिटी तो इनकी है, चाहे जैसे पास करा लो। अब उसमें क्या किया जाए, करना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपका क्या तर्क है? देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ब्रजेश भाई, आपने पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश देखा है। 403 के जहां पर विधायक हों, वहां पर 3 दिन में एक विधायक के पास कितना समय आएगा? 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट? क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या अपने क्षेत्र की बात करेगा? आप जरा इस चीज को तय कर लीजिए। एक बात, विभागवार आप चर्चा करने की बात कीजिए, चाहे कार्य मंत्रणा समिति में हो, चाहे कुछ हो। अभी जैसे बीरेन्द्र जी कह रहे थे कि साहब 3 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अरे आ जाए प्रधानमंत्री, 2 दिन की छुट्टी कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए। देश के जो बजट सत्र होता है लोकसभा का, वो 2 हिस्सों में होता है। तो आप चाहते हैं समय अवधि बढ़ाई जाए? हम तो देखिए, हम चर्चा के ऊपर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और तब तक वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की चर्चा होनी चाहिए जब तक विपक्ष का एक एक विधायक संतुष्ट न हो। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि देश में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है, इसमें विपक्ष के एक एक विधायक के संतोष के तहत, नियमों के तहत चर्चा होनी चाहिए। एक एक विभाग की चर्चा, मनोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एक एक विभाग की चर्चा, डिटेल चर्चा होनी चाहिए। आप टोका टाकी कर रहे थे जब वो बोल रहे थे, तो ओम प्रकाश जी कौन? हमने तो कुछ आप हंस रहे थे? ना बिल्कुल नहीं। देखिए, आप पानी में लाठी मत मारिए, वो प्रतिपक्ष के एक सम्मानित नेता है ओम प्रकाश। नहीं, मैं आपका उनका कोई झगड़ा थोड़ी कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से, सबने देखा कि आप हंस रहे थे। नहीं, आपके सवाल पर मैं हंसा, मैं बहुत स्पष्ट। क्यों मेरे सवाल पे? मैं कोई जोक करने बैठा हूं? हाँ बिल्कुल, आप असल बात, आप पानी में लाठी मार रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी विपक्ष के एक मजे हुए नेता हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष से स्वेच्छा से लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी, क्या मैं पानी में लाठी मारने की कोशिश कर रहा? क्या मेरा सवाल गैर वाजिब था, जैसा आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल पत्रकार के रूप में बिल्कुल ही वाजिब सवाल था। और ब्रजेश जी, मैं भी सबको सुन रहा था, ओम प्रकाश जी को भी, मनोज जी को भी,
वाजपेयी जी को भी, गुलाम मोहम्मद साहब को भी और सुरेंद्र राजपूत को भी। ये जो एक बात ये है कि सारे लोग चर्चा चाहते हैं। अगर सारे लोग चर्चा चाहते हैं तो 2 दिन में 3 दिनों तो फिर समय की कोई बाधा नहीं है। 2-3 दिनों में सार्थक चर्चा हो सकती है। चर्चा ये सब लोग चाहते हैं। और जहां तक नहीं, ओम प्रकाश जी को मैंने जो सुना तो उनकी रणनीति मुझे साफ दिख रही है कि विपक्ष विधानसभा में तो घेरो ही, लेकिन अब इनको सड़क पे ले चलो, अब क्षेत्र में लड़ाई लड़ो। तो 2024 को वो मतलब एक मजबूत लड़ाई में बदलना चाहते हैं। तो आगे आने वाले दिन लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ हैं। चूंकि देखिए सब लोग चर्चा चाहते हैं, अगर सब चर्चा चाहते हैं तो हंगामा बंद करके चर्चा कर लें। करेक्ट है सर। राजभर जी कुछ कहना चाहते हैं? चर्चा कर लें। और ओम प्रकाश राजभर जी, बजट 28 तारीख को पेश होगा और चर्चा सिर्फ 2 दिन होगी। विपक्ष की तरफ से घनघोर आपत्ति आई है कि समय और दिया जाना चाहिए, आपका क्या मंतव्य है? देखिए, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, मैं पिछले 5 साल की सरकार में भी देखा है और इधर देख रहा हूं। अभी कल कार्य मंत्रणा हुई है और 28 तारीख तक के तय हुआ था कि 28 तारीख का कार्य योजना बनी और 28 तारीख के फिर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। आज विधानसभा में जब शुरू हुआ तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने 31 तारीख तक कार्य मंत्रणा की घोषणा कर दिया, 31 तारीख तक का। तो ये सरकार खुद नहीं सदन चलाना चाहती है। हम विपक्ष तो तैयार है सदन चलाने के लिए। सरकार की जो मंशा है, सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करना चाहती है। क्योंकि समय रहेगा तो चर्चा होगा तो हलचल होगी। तो ये सरकार अपनी बदनामी नहीं कराना चाहती। पर राज्यपाल का अभिभाषण आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शानदार है। तैयारी में है सरकार। राज्यपाल ने कहा कानून व्यवस्था शानदार है, जिसका आपने भी सपोर्ट किया, आपने कोई विरोध नहीं किया कि रक्षक ही बने हुए हैं भक्षक। भैया, रक्षक ही बने हुए भक्षक। चंदौली देखिए, ललितपुर देखिए, बहराइच देखिए, बलरामपुर देखिए, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं और सरकार मस्त होकर। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। आप कह रहे हैं कि जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। 45% वोट सरकार बनाई है, कैसे बनाई है वो सब लोग जानते हैं। अब ये जनता है, जनता को थमा दिया है झुनझुना। हिंदू मुसलमान का मंदिर मस्जिद का झुनझुना बजा रहे हैं। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, रोजगार की चिंता नहीं समझ में आ रही है। हम लोग समझा रहे हैं, जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा उस दिन हमारे साथ 50% खड़े हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? सब खेल खाली मुद्दा से। महंगाई, आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। नौजवान पढ़ लिख करके आत्महत्या कर रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। आज थाने पर जाइए तो दरोगा गाली देके भगा दे रहा है। अगर कोई किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दे तो दरोगा को मिल जा रहा है कि जरो इससे जितना रुपया लूटते बना चल के लूटो। एक है खेल पूरे उत्तर प्रदेश में, एक थाना बता दीजिए। 1700 थाने में चैलेंज देता है ओम प्रकाश राजभर, यही थाने में खेल हो रहा है। अभी जो इनकी गई थी मंत्रिमंडल की टीम मंडल में, वहां से रिपोर्ट आई कि दरोगा से लेकर डीएम तक सब खाली भ्रष्टाचार में लिप्त है, लूट रहे हैं। कि क्या बतियाएंगे बैठ के आपके यहाँ टीवी पर सब? चलिए थाने पर हमारे साथ, हम दिखवा दें आपको। ऐसा ही थोड़ा ओम प्रकाश राजभर बोलता है। जाके थाने में गाली सुनता है, मार खाता है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। जो गरीब कमजोर है, लात खा रहे हैं, कोई सही बात बोल दे तो चलो उसको उठा लो। अरे कहाँ कोई लात खा रहा है, कहाँ मार खा रहा है? आप किस प्रदेश की बात कर रहे हैं? जा रहे हैं जो 50 साल, 60 साल, 100 साल से बसा है गौ सभा की जमीन में, उसको उजाड़ करके बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है प्रदेश में। यही है, गरीब को उजाड़ करके इसी नाते वोट दिया है। तो इसी बात के लिए अभिभाषण का सपोर्ट कर रहे थे आज? नहीं भैया, कहा हम सपोर्ट कर रहे थे? हम सपोर्ट नहीं, होने दीजिए कार्य मंत्रणा की बैठक, फिर मैं नहीं लेता हूं, उसे पूछूंगा जो कार्य मंत्रणा में आएंगे। यही लोग सलाह देते थे। नहीं, मैं समर्थन में नहीं था। ये संदेश दिया हूं सारे पार्टी के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, कि राज्यपाल के अभिभाषण का कदर करना सब लोग सीखो, उनका सम्मान करना सीखो। इसको बीजेपी के लोग भी जब कार्य मंत्रणा में बैठते हैं तो बड़ा लच्छेदार भाषण मारते हैं। ये भी कल विपक्ष में आएंगे, आने दीजिए 27।
ये भी विपक्ष में बैठेंगे, तब ये भी दफ्ती लेके आएंगे, तब मैं पूछूंगा कि आप बताओ कहां गया वो कार्य मंत्रा की आपकी गुत्थी जो समझा रहे थे, लोगों को सुलझा रहे थे। ओके, तो ये बजट सत्र ठीक चल पाएगा जी? बजट सत्र ठीक चल पाएगा? आवाज नहीं आई। बजट सत्र ठीक चल पाएगा? ये नहीं चल पाएगा, देख लीजिएगा, नहीं चल पाएगा। सरकार महंगाई पे चर्चा करना नहीं चाहेगी, सरकार बेरोजगारी पे चर्चा करना नहीं चाहेगी, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा करना नहीं चाहेगी, विपक्ष चाहेगा कि चर्चा हो। सुरेंद्र राजपूत को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। दो बातें बड़ी छोटी छोटी समय कम है थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी सी है ब्रजेश भाई। पहली चीज तो ओम प्रकाश जी ने रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि भाई 27 तारीख को बजट सत्र पर चर्चा होनी थी, कितनी दिन का रहेगा। आज की डेट में लोकतंत्र के ये कलंकित करने का दिन है कि अगर इसको कहा जा रहा है कि 31 तारीख को खत्म हो जाएगा बगैर कार्यविधायी संस्था की बैठक से पहले, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात कही कि थानों में जितनी बातें आ रही हैं, आज तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के तो नेता दलाल है, ये तो थाने में, कोर्ट में, कचहरी में तो दलाली कर रहे हैं, और ये दलाली बंद कर दे तो थानेदार को और अधिकारियों को हम देख लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को जो मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दलाल कह रहे हैं, आज की डेट में अधिकारियों के वो पक्ष में, सरकार अधिकारियों के पक्ष में। मैं हीरो वाजपेयी को समझ देता हूं, क्योंकि इस मसले पर सरकार की तरफ कई सवाल। जी गुलाम जी, आप कुछ कहना चाहते? गुलाम जी, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का विधायक हो चाहे पक्ष का विधायक हो, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लोग उनको चुनते हैं, प्रतिनिधित्व होता है। मैंने मान ली महिला डिग्री कॉलेज बनवाया, आज अधूरा पड़ा, मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ उसको? या अस्पताल बनवाया, आज अधूरा पड़ा, किससे कैसे कहें उससे? ओम प्रकाश जी से कहिए ना। ओम प्रकाश जी से भी कहेंगे, हमारे नेता हैं। बहरहाल ये विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए और सत्ता पक्ष को इनसे मिलते रहा करिए, ओम प्रकाश जी से बिल्कुल हाजिर रहूंगा, इनसे सीखा करिए, बहुत ट्रेंड आदमी है ये बहुत ठीक से राजनीति सिखाते हैं, नेता हैं हमारे, गठबंधन के नेता हैं। देखिए संजय निषाद को कहां से कहां सिखा के कहां पहुंचा दिया। चलिए, ओके, हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कई आरोप लगे हैं। राजपूत जी को कोई जवाब नहीं देना चाहता, दलाल शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं एकदम, और दलाल शब्द से पता नहीं कांग्रेस का क्या है कि एकदम भड़क से जाते हैं। अरे हीरो भाई, हमने नहीं कहा। मुझे लगता है सत्र सुचारू रूप से चलेगा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर बजट सत्र को सफल बनाएंगे, और मेरी यही आशा है कि जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए ये मिलकर चलेंगे और ये बजट सत्र अच्छा गुजरेगा। ये दलाल शब्द हमने आपके लिए आपत्ति करी है, क्योंकि योगी जी ये कह रहे थे कि दलाल भाजपा के नेता हैं। एक सेकंड जाइए, एक सेकंड। ये भाई ओम प्रकाश राजभर के लिए कुछ है आपके पास, हीरो वाजपेयी जी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बातें कही है उनका अपना अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं। पिछली 5 साल की सरकार में वो रहे, अभी उन्होंने चुनाव लड़ा, और देखिए चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका है, जमीनी सच्चाई है, उनके पीछे उनकी जमात है, वो ठीक नेता है, वो अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को सुचारू रूप से रखते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा होगा तो सच कहा होगा, उन्होंने आज सदन में उस मर्यादा का पालन किया है, तो भी वो नेता है, तो उन्होंने सही किया है। तो जो आपके लिए बोले वो भी सही कहा है। तंत्र में रखते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो पक्ष राजभर जी रखते हैं। तो जो आपके लिए कहा वो भी सही है। देखिए, सही और गलत का निर्णय तो जनता करती है, जनता ने जो निर्णय किया उसको ना हम झुठला सकते हैं लोकतंत्र में, ना राजभर। थैंक यू संजय बेचन जी। 10 सेकंड सर वक्त खत्म हो गया। संजय बेचन जी, जनार्दन है, उसने जो निर्णय किया। संजय बेचन जी 10 सेकंड सर। जी ब्रजेश जी, पक्ष और विपक्ष दोनों है, प्लेज करा लीजिए कि 3 दिन हंगामा नहीं करेंगे। अगर 3 दिन ठीक बात हो गई तो फिर सदन भी बढ़ा ले कार्य। सर कैसे मैं गारंटी ले लूं? अभी दोपहर में कितना भला बुरा ओम प्रकाश के राजभर जी कह रहे थे, और अभी शाम को मुझे ही मेरी बात का खंडन कर रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूं सर? आप देखिए तेवर बदले। प्लेज कराइए ना, इनसे प्लेज कर। बहुत शुक्रिया। विपक्ष भी बैठा है, आप सत्ता भी सबका बैठा, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा मेरे 6 सदस्य से मेरी कोई डील नहीं हुई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक, सार्थक और गंभीर परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और इसे देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।